को शामिल करना और G20 का G21 होना, इससे बेहतर झलक इसकी नहीं हो सकती सर अफ्रीकी देशों को शामिल करने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात वो 55 देश जो अभी तक इग्नोर्ड थे, आपने उसको इंक्लूसिव पॉलिसी में डाल दिया कि G20 अगर बात करता है आज फ्यूचर की, तो फ्यूचर क्या है कि हर वो कंट्री जो शायद स्ट्रगल कर रहा है प्रगति के लिए, उसका साथ दीजिए। जी, मुझे नहीं समझ आता कि ये जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, ये कौन सी पॉलिसी है कि जो गरीब देश है वो अपना एमिशंस को कंट्रोल करे, वो पैसा इन्वेस्ट करे, वो कार्बन एमिशंस को भी कम करे, पॉल्यूशन ना करे, उसके लिए पेनल्टी रखे, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। आई थिंक दैट इज वेयर फ्यूचर लाइज। जो बात पूर्णिमा कह रही थी जी, उनका एप्रीहेंशन है, लेकिन मैं पूर्णिमा जी जरूर बता सकता हूं कि जिस तरीके की हमने ये आयोजन दिल्ली में किया है, आई थिंक पूरी दुनिया को दिख गया है कि यूएन और WHO शुड शिफ्ट देयर हेडक्वार्टर हियर इन दिल्ली। अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि जब वहां बैठकर आप बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जीरो है यूनाइटेड नेशंस की। देशों को झगड़ना नहीं चाहिए। कर क्या रहे हो आप? आपको एक इंडिया जैसा देश चाहिए परमानेंट मेंबरशिप में, जो बेधड़क होकर बोल पाए कि जनाब यूएस, आप गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चाइना, आपकी विस्तारवाद की पॉलिसी आपको आज रोकनी पड़ेगी, कल नहीं रोकनी पड़ेगी, आज। क्योंकि आज अगर ब्रेक लगाएंगे तब कहीं जाकर गाड़ी कल रुकेगी। बिल्कुल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें एक आध सीरियस प्लेयर चाहिए। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले 5 है ना, इनका विचारों का अपना इंटरेस्ट इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि दूसरे को नहीं आने देना चाहेंगे। पूर्णिमा जी, आप शरण सर की बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि अब ग्लोबली ऑर्डर बदलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए, मेरा एक जी, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट इट। चाइना की आज जो सिचुएशन है, वो अमेरिका अगर साथ नहीं देते, अमेरिका अगर उसको यहाँ तक नहीं लाते, अब चाइना का यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता, बिकॉज सारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स से सब मूव हो चुका था चाइना में। अब कोई भी डेवलपिंग कंट्री की देखो, चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था ऑल दीज ईयर्स, अभी सडनली वो उनके साथ नहीं बन रहा है, ऐसे हो रहा है। अब इंडिया को लोग ऊपर कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बैक स्टेप हो जाए कि इंडिया जो जिस सिचुएशन में है अभी, अपने बल पे वहां पे आया है, वो बैक स्टेप करेंगे कि वो 20 साल नहीं 50 साल पीछे चला जाएगा। अब आपको डेवलपमेंट क्या है, आप वो खड़े भी नहीं हो पाओगे उसके बाद। तो ये जो सिचुएशन है, इंडिया को थोड़ा सा कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज, मैं जो यहाँ पे एडवाइस देने नहीं आई हूँ, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू बी cautious in terms of World Economic Forum's 2030 agenda. It's absolutely globalization जो कह रहा है, one world, one family is all good. It's everything is good on paper. It looks very good, but in reality that is not the case. ठीक है। पूर्णिमा, जो आप कह रही हैं, दीपक बोहरा आप ही के आसपास यूएस में ही कहीं बैठे हुए हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक बोहरा साहब वो बता रही हैं कि देखिए, कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। पूरी दुनिया में जो बातें कही जाती हैं उस पर अक्षर से विश्वास ना किया जाए, ये वक्त की जरूरत है भारत के लिहाज से। दीपक बोहरा साहब। मिसेज नाथ बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तरफ होती है आप कमिटमेंट्स करते हैं, आप एक होता है ऑडियो इम्पैक्ट कि जो कुछ आप कहते हैं, दूसरा होता है वीडियो इम्पैक्ट जो आप करते हैं। ये हमने साबित कर दिया है कि इसमें हमारी छवि सबसे ऊंची है। अभी कर्नल साहब की मैं बात सुन रहा था, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सब बहुत संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। 1990s में जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, तो ये जो ब्राह्मण लोगों का क्लब है, जिसे आप G7 कहते हैं, वो बोले कि भाई अब टाइगर लोग, हमारे पास क्षमता नहीं है इससे लड़ने की, अब इसको बढ़ा के हम एक क्षत्रिय क्लब बना देते हैं। तो फिर वो तेल वाले को ले आए, सऊदी अरेबिया को, भारत को, चीन को, जिनकी इकोनॉमीज उभर रही, तो क्षत्रिय क्लब बन गया। अब वो क्षत्रिय क्लब कुछ देर तक तो सही रहा। 2008 में जब अमेरिका ने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया सब प्राइम मॉर्गेज से, तो बहुत मेहनत की जो G20 है और उन्होंने स्टेबलाइज किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि G20 का जो महत्व वो घटता गया, तो फिर एक बागी क्लब बन गया, जिसे आप ईंटों वाली संस्था ब्रिक्स कहते हैं, वो बिल्कुल नॉन वेस्टर्न है। G20 को अब नया जीवन मिला है, क्योंकि सर
जो G193 है, जिसे एक जमाने में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस कहते थे, मुझे तो ये पता नहीं है, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूं, वो जीवित है या आईसीयू में है या क्या उसका हो रहा है। वो भाषण बहुत देते हैं, करते कुछ नहीं है। वो पुरानी 80 साल पुरानी संस्था है, उससे कुछ उम्मीद नहीं रखते। तो G20 को रिवाइटलाइज किया है भारत ने, और भारत ने ये संदेश दिया है कि सिर्फ बातें नहीं, काम का समय। वी आर वर्किंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है सर, ये सबसे बड़ा। जी। अच्छा रक्षपाल सर, जो तमाम बातें हो रही हैं इस बात पर कि आखिर कहा क्या जाता है और वो ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या होती है, आपको इतना लंबा अनुभव है, आपने इन चीजों को देखा होगा। जैसे जितनी बातें हो रही है या फिर हम जो द्विपक्षीय बातचीत कहते हैं, तो ये कितना फायदा होता है और आखिरकार ये जो फायदे होते हैं वो किस तरीके से तमाम देशों को पहुंचेंगे? जी, भारत का ये हमेशा रहा है कि जो भी भारत जैसे बाहर के अफ्रीका के देशों के साथ भी जब कोई पार्टनरशिप करता है तो वो एक पार्टनरशिप है, ये नहीं है कि डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप है। भारत ने चाहे पूरे अफ्रीका में या और जगह पे भी जो प्रोजेक्ट किए हैं वो हाई विजिबिलिटी भले ना हो, लेकिन वो बिल्कुल यूटिलिटी वाले हैं, लोगों के लिए पानी, लोगों के लिए हाइजीनिक, इस तरह की मुद्दों के ऊपर हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर हैं। तो भारत का हमेशा ये रहा है कि वो प्रोजेक्ट किए जाएं, वो चीजें की जाएं जो लोगों के हित में हो, जो वो चाहते हो और जिसमें भारत की भी एक्सपर्टीज हो। जी। तो मुझे लगता है इसी तर्ज के ऊपर जैसे अब क्लाइमेट चेंज है, भारत ने ग्लोबल साउथ को प्रोमिनेंस भी इसलिए दी कि उनकी प्रॉब्लमें कुछ ऐसी ही हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि उनकी प्रॉब्लमें हैं, फूड सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जैसे क्लाइमेट है। क्लाइमेट चेंज के लिए उनको कहा जाता है कि आप कार्बन इकोनॉमी से कार्बन फ्री इकोनॉमी की तरफ जाएं, लेकिन वो जाएंगे तो तभी जब उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी जो कि वेस्टर्न एडवांस्ड कंट्रियों ने प्रॉमिस किया था। $100 बिलियन उन्होंने कहा था कि 2020 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हर साल दिया करेंगे। वो नहीं, ऐसे जोड़ तोड़ के वो फिगर इकट्ठे करते हैं, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक और प्रैक्टिकल सजेशन दिया था कि दुनिया की पॉपुलेशन जहां तक मैं समझता हूं 8 बिलियन के करीब है। उन्होंने कहा था लाइफ का, उन्होंने दिया था उदाहरण कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर सारे लोग सचेत होकर एनवायरनमेंट के प्रति काम करेंगे तो एक उसका इम्पैक्ट बहुत भारी रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। बिल्कुल। हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ लगातार मंडपम से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, हलचल किस तरीके की है मंडपम में। आमिर, आखिरी सेशन के लिए जो अब से थोड़ी देर में शुरू होना है, हलचल तेज हो चुकी है क्या? बिल्कुल, हलचल तेज हो चुकी है। कुछ ही देर में जो आखिरी सेशन है, जो फ्यूचर है, उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और ठीक मंडपम के पास हम मौजूद हैं, क्योंकि बाहर की तस्वीरें हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं अभी फिलहाल। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से फ्यूचर को लेकर के बातचीत की होगी, उसमें खास मुद्दे जिस पर अभी चर्चा भी हमारे विशेषज्ञ कर रहे थे कि हमें किस तरह से जीवन को बेहतर करना है। और इसमें सिर्फ एक देश को अपने लिए सोर्सेस नहीं जुटाने, एक अर्थ को लेकर के चलना है, एक पूरी दुनिया को लेकर के चलना है। उसी को लेकर के जो कल डील्स भी हुई है, तमाम देशों के साथ बातचीत भी हुई है, जिसमें हम बायोफ्यूल की बात कर रहे थे, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे। तो वो सपना जो है भारत सच करके दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम देशों को भारत जोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास है, चूंकि अनुराग आप ये समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस को पिछले 10 साल में जितना उपयोग किया गया है, चाहे वो सोलर अलायंस हो या फिर बायो फ्यूल हो या फिर अलग अलग सोर्सेज से अल्टरनेटिव फ्यूल का निर्माण करना हो, ये सब चीजें भारत बड़ी तेजी से कर रहा है। और यही गेम चेंजर है आने वाले समय में। और भारत ये आइडिया भी दे रहा है कि आप इस सिस्टम पर आ जाइए अब, क्योंकि अगर आपको घर के अंदर तमाम चीजों की जरूरत है तो उस घर की जरूरतों को आप खुद पैदा कीजिए, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से। तो फिलहाल आपने कॉरिडोर का जिक्र किया, आपने करार का जिक्र किया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का। भारत के लिए उसका क्या मतलब होगा, ये सवाल बीच में रह गया था।